सो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा है अंडमान में डे 2 और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं जॉगिंग करने के लिए उठाऊँ। इस तरफ से सनराइज़ हो रहा है सी साइड से और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों निशा अभी सो रही है। हम टाइम से वैसे सो गए थे। मेरी नींद 6:30 बजे सुबह अभी 6 बजे के आसपास खुल गई थी। तो अभी 6:30 बजे मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉग करने जाऊंगा। और दिस इज़ द सी साइड और आई होप यू कैन सी द सी। अच्छा, अंडमान दोस्तों बे ऑफ बंगाल में माना जाता है। टेक्निकली बे ऑफ बंगाल है विच इज़ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन। और ये एक ईस्ट इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड आइलैंड्स हैं। ऑल्दो इंडिया से बहुत दूर है। इंडिया से अगर हम इंडियन कोस्ट से मेनलैंड के कोस्ट से दूरी देखें कोस्टल एरिया से तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ से थाईलैंड, जावा, सुमात्रा भी उतना ही दूर है जितना इंडिया है। इनफैक्ट शायद नज़दीक है। सो दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। अगर आप अंडमान आते हैं दिसंबर में तो इस तरह का ब्यूटीफुल सनराइज़ आपको मॉर्निंग में 6:30 बजे के आसपास देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हम अदवासा बीच रिजॉर्ट पे हैं। सो आप सोच रहे होंगे शायद मैं बीच पे जॉग करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे बीच पे जॉग करने नहीं जाऊँगा क्योंकि पहली बात इनका बीच इतना एक्सेसिबल नहीं है और ये बीच की जो शोर लाइन है वो बहुत ज़्यादा पत्थरों से मार्क्ड है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो समंदर के जो नज़दीक झाड़ियाँ होती हैं उसे मैंग्रोव कहा जाता है। ये मैंग्रोव झाड़ियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जिससे कि समुद्र के कारण सॉइल इरोजन नहीं होता। लेकिन इन मैंग्रोव्स में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी दे लव टू लिव। वहाँ पे वो एम्बुश करने के लिए रहते हैं। ऑल्दो अंडमान में बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है कि वहाँ पे जैसे लाखों सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। अंडमान में कुछ गिने चुने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और वो यहाँ पर पिछले लाखों करोड़ों सालों से रह रहे हैं। लेकिन आई डोंट वांट टू बी देयर ब्रेकफास्ट। मेरे को इस बीच का कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप जब भी अंडमान आएँ आप हर जगह घूमने की कोशिश ना करें, हर बीच पे जाने की कोशिश ना करें। कुछ बीच पे क्लियरली साइन मेंशन होते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को स्पॉट किया गया है, यहाँ पे आप स्विम ना करें। इस बीच के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, मुझे कोई भी लोकल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे चलते हुए। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू अवॉइड इट, मे बी कम ओवर हेयर लेटर। आई एम गोइंग टू जॉग आउटसाइड टुवर्ड्स द रोड। दोस्तों जो इंटरेस्टिंग एक और बात है अंडमान के बारे में वो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पूरे इंडिया से बसे हुए हैं। काफ़ी लोग साउथ इंडिया से आ रखे हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं और ऑफ कोर्स बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से भी काफ़ी लोग अंडमान में बसे हुए हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे लोग ऑलमोस्ट हिंदी जानते हैं और हिंदी साफ बोल लेते हैं। तो अगर आप
डोमिनेटिंगली हिंदी स्पीकिंग है, और तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए, जहाँ जहाँ से लोग आते हैं अपना कल्चर लेके आते हैं, अपनी बोलचाल लेके आते हैं, अपना खाना पीने का, उठने बैठने का, लोगों से बात करने का तरीका लेके आते हैं, जैसे कि हम कल्चर बोलते हैं। सो अंडमान आप मिनी इंडिया लगा लें, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से लोग हैं, और ऑल्दो भारत से, इंडिया से काफ़ी दूर अंडमान आइलैंड ईस्ट कोस्ट पे हैं, और मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स अंग्रेज़ों के टाइम से इंडिया में हैं, उससे पहले थे नहीं थे। आई एम श्योर जब साउथ में बहुत स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ होती थी, दी संगम डायनेस्टीज़, उस दौरान डेफिनेटली रहे होंगे, क्योंकि साउथ से लोग, हमारे लोग, इंडिया के लोग बर्मा, भूटान और ईस्ट में थाईलैंड, कंबोडिया तक भी पहुंच गए थे। वहाँ पे उनके रिलेशनशिप थे, वहाँ पे उनका व्यापार चलता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रोबेबली अंडमान आइलैंड अगर इंडिया में रहे तो एक रीज़न ये भी था कि अंग्रेज़ों का भारत पे कब्ज़ा था, और अंग्रेज़ों का ही अंडमान पे कब्ज़ा था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने अंडमान को ऑलमोस्ट कब्ज़ा लिया था। सो ये एक जापानीज़ टेरिटरी बन गई थी उस दौरान, लेकिन बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हारने के बाद और इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के बाद, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो अंडमान इंडिया की ही यूनियन टेरिटरी बन गई। तो देखिए, अंडमान में छोटी छोटी हिल्स भी हैं। तो ये स्लोप आपको दिख रहा होगा ऊपर जाता हुआ, और इस पे मैं यहाँ से रन करता हुआ आया हूँ, और उस तरफ आप देखेंगे इस स्लोप पे जो है ऊपर जंगल भी है। सो यार, अंडमान तो हर एक अच्छी चीज़ का मिक्सचर मुझे लगता है। ये स्लोप तो यार बढ़ता ही जा रहा है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर मैं रन करता हुआ इस तरफ आ चुका हूँ, और एनर्जी मुझे आज पूरे दिन के एक्टिविटीज़ के लिए और घूमने फिरने के लिए भी बचानी है। सो आई थिंक लास्ट तक तो मैं नहीं जाने वाला, यहीं से मुड़ जाऊंगा। ये इस एरिया में तो आपको काला काला नज़र आ रहा होगा। मुझे याद है कि जब हम गढ़वाल में रहते थे उत्तराखंड में, तो जंगल की आग, राइट, वाइल्ड फायर जो होती है जंगलों में, फॉरेस्ट फायर्स, उसके कारण इस तरह से ज़मीन काली हो जाती है। सो इट लुक्स लाइक कि सम काइंड ऑफ वाइल्ड फायर ravaged दिस एरिया। इंटरेस्टिंगली कई बार लोग भी इस वाइल्ड फायर को ये मान के जलाते हैं कि अगले साल घास और जंगल और अच्छी तरह से ग्रो करेगा। एक हद तक वो सही भी है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि अगर आप जंगल जलाते हैं, वो आग एक बार जब लगती है तो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, पूरे जंगल में फैल जाती है। तो जिसके कारण कि पूरा जंगल जल के तहस नहस हो सकता है। कई 10, 20, 50 साल पुराना जंगल भी जल के बिल्कुल ख़राब हो सकता है। सो आप देखेंगे वहाँ पे JCB लगा हुआ है, और किसी तरह की छटाई हो रही है। तो मेरा ये मानना है, उत्तराखंड से मेरा ये अनुभव है कि कई बार लोग भी इस तरह के काम करते हैं। अगर जंगल जल जाएगा या एक बड़ा पोर्शन जंगल का जल जाएगा, तो टिम्बर माफिया, जो लोग पेड़ काटते हैं, जब हरे पेड़ों पे जब आग लगती है तो पेड़ पूरी तरह से जलते नहीं हैं, वो सूख जाते हैं। तो टिम्बर माफिया को वो पेड़ काटने की कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। एक रीज़न वो हो सकता है कि जंगलों में, स्पेशली उत्तराखंड के जंगलों में, इतनी आग कैसे लग जाती है हर साल। और दूसरा ये है कि यहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन शायद ये लोग कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ़ इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी, तो वो कंस्ट्रक्शन
के लिए वो साइट प्रिपेयर हो सकती है। एक बार जंगल जल गया तो ऑफ कोर्स वो फिर जंगल नहीं रह गया, तो लोग सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेल कर सकती है। मेरे पीछे वो भैया खड़े थे और वो वहीं ऊपर जहाँ ये जेसीबी चल रहा है, यहाँ इसके नीचे एक छोटा सा खेती का एरिया है, यहाँ खेती पे काम कर रहे हैं। तो मुझे बता रहे हैं कि ये जेसीबी इसलिए चल रहा है कि सब्ज़ी यहाँ पे उगाई जाएगी। पर जेसीबी से कौन सी सब्ज़ी उगाई जाती है भैया? सब्जियाँ हमने भी उगाई हैं, खेती हमने भी की है। जेसीबी से ट्रैक्टर होता तो मैं मान लेता, पर वो प्रॉपर जेसीबी लगा हुआ है। जेसीबी का बहुत बड़ा आर्म है जो कई टन का वेट उठाने के लिए इस्तेमाल होता है। मे भी वो फार्मिंग का लैंड वहाँ पे अभी नया बना रहे हों, लेकिन वो कह रहे हैं कि आग जो सब्ज़ी की झाड़ियाँ थी उस पर लगाई गई है, जो कि सच बात हो सकती है। बट जेसीबी से सब्जियाँ उगाने के लिए खुदाई की जा रही है, ये बात मुझे थोड़ा हज़म नहीं हुई। तो दोस्तों ऐसी दिखती हैं गांव की गलियां। मेन रोड से मैं थोड़ा लेफ़्ट साइड पे मुड़ गया हूँ। ये किसी का घर मुझे दिखाई दे रहा है और ये रोड आगे की तरफ जा रही है। बिल्कुल गांव की कच्ची, ऑलमोस्ट कच्ची रोड दिख रही है। और मैंने सोचा थोड़ा आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अंडमान में गांव की कच्ची रोड, साथ में घास का छोटा सा ये टीला और बगल में एक छोटी सी नहर भी पानी की चल रही है। सो हो सकता है फ्रेश वाटर कहीं से उधर जंगलों में पेड़ों की जड़ों से निकल के ये फ्रेश वाटर नीचे आ रहा है। यहाँ फ्रेश वाटर नीचे दिखाई दे रहा है। सो ये डेफिनेटली फ्रेश वाटर इन जंगलों से आ रहा है। अभी पीछे सड़क पे मैंने एक मरे हुए सांप की केंचुल देखी, मतलब मरा हुआ सांप देखा। वो इतना बेचारा कुछ दिन पहले मर गया होगा, क्योंकि वो बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा हुआ था, उसका जो डेड कारकास था। लेकिन इससे ही पुख्ता सबूत मुझे मिल गया। कल मैं शाम को सोच रहा था कि अंडमान में सांप होते हैं नहीं होते हैं। ये आइलैंड्स कई मिलेनिया से मेनलैंड से नहीं जुड़े हुए। तो कई आइलैंड्स दुनिया में ऐसे हैं जहाँ पे सांप नहीं होते। न्यूजीलैंड उनमें से एक आइलैंड है जहाँ पे जहरीले सांप नहीं होते। मैं इतना जानता हूँ। सांप होते हैं कि नहीं होते हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि सांपों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, अधिकतर उनमें से विषैली नहीं होती हैं। बट ये कंफर्म है कि न्यूजीलैंड में जहरीले सांप नहीं होते। जबकि न्यूजीलैंड के बगल में ही ऑस्ट्रेलिया है और वहाँ पर बहुत तरह के, इनफैक्ट दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो जो आइलैंड लाखों साल करोड़ों साल पहले मेनलैंड से अलग हो गए हैं, हो सकता है उनमें कई तरह की मेनलैंड की प्रजातियां ना मिले। सो ये एक आउटस्कर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सुंदर कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं। ब्यूटीफुल, लुक एट देम। सो अगेन यहाँ से मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा। बहुत अच्छी ब्यूटीफुल लोकेशन, मैंने नेचुरल लोकेशन एक्सप्लोर की है। सुंदर सुंदर यहाँ पे ये टीले दिख रहे हैं और पहाड़ की फीलिंग आ रही है, ऑल्दो ये ट्रू पहाड़ नहीं है। सो अब वापस चलते हैं और चल के नहा धो के ब्रेकफास्ट किया जाए। इडली हमारी थोड़ी ठंडी हो गई है। सांभर अच्छा है।